बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 4 दिसंबर 2022 को होने वाला पेपर एफ जो है वो डिस्कस करेंगे, सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का, जो कि 2 बजे हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे तकरीबन तमाम सवालात मैंने कंपाइल कर दिए इसके अंदर, और ये पेपर को भी देख के और जो मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक है, सो मैंने इसके करेक्ट मार्क्स कर दिए हैं। अगर आपको कहीं कोई गलती नज़र आती है तो आप उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें। अच्छा जी, ये मैंने कोई पेपर की बाकायदा सीक्वेंस के मुताबिक नहीं किया, जो जो एमसीक्यूज आता जाएगा उसको हम देख लेंगे। सबसे पहला आ जाता है जी कैपिटल ऑफ घाना। देखें, कैपिटल्स जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कैपिटल्स के ऊपर, करेंसीज के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर और इंटरनेशनल डेज के ऊपर आगे चल के हम देखेंगे किन किन चीज़ों के ऊपर सवाल आता है। सो ये कुछ एरियाज हैं जो अगर आप तैयार कर लें तो आपके मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, कैपिटल ऑफ घाना जो था वो था एक्रा। देन आ जाती है ओमान की करेंसी। सो ओमान की करेंसी जो है वो ओमानी रियाल थी। ठीक है, सऊदीया की भी सऊदी रियाल है, ईरान की ईरानी रियाल है, कुवैत की दिनार है। तो ये आपने कुछ तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरनेशनल पीस डे। इंटरनेशनल पीस डे, सो ये था 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे होता है। देन एक क्वेश्चन था, मेमोरी इज वन पार्ट ऑफ सीपीयू, सो दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहां पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी था और कंट्रोल यूनिट भी था। सो मेमोरी जो है इज वन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, देन आ जाता है जी नरेटेड मीन्स। नरेटेड का यहाँ पे था कि द स्टोरी विच अली नरेटेड, तो अब उसका ये टोल्ड भी हो सकता है, वहां पे दिया हुआ था, और एक्सप्लेन्ड भी हो सकता है। ठीक है, सो आई गेस टोल्ड है या एक्सप्लेन्ड है, इसको आप जरा कंफर्म कर लीजिएगा। जिसको भी क्लैरिटी है इसके बारे में वो अपना आंसर लिख सकता है। देन आ जाते हैं जी शी केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट। सो ये जो है वो प्रपोजिशन आई थी केयर के साथ, अबाउट आएगा जब किसी ऑब्जेक्ट या इस तरह की चीज की बात होगी, यानी किसी चीज के बारे में कंसर्न शो जब किया जाएगा तो केयर अबाउट आएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे ये भी चीज याद रखें, मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है ये पाक एमसीक्यूज से उठाए गए हैं और एग्जैक्टली वर्ड्स वही हैं। सो अगर आप पाक एमसीक्यूज को भी इंग्लिश, करंट अफेयर, पाक स्टडीज, इस्लामियात, इन चीजों के हिसाब से तैयारी करें तो वहां से भी आपके हो जाए। ओके, पाकिस्तान का एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, KSA का मतलब होता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सो ये जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कोई एमसीक्यूज गलत भी हो जाता है तो आपने उसको काउंटर चेक करना है जिसके ऊपर आपको शक है, ताकि आप करेक्ट आंसर आपके माइंड में बैठे। देन था खालिद बिन वलीद, ये बिन है। खालिद बिन वलीद का जो ट्राइब था वो क्या था, वो था जी बनु मखजूम। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी गजवा खंदक कब हुई थी। ये सवाल था कि गजवा खंदक जो थी वो कब हुई थी, तो ये 5 आफ्टर हिजरी। अच्छा, आप इसके बारे में ना मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जो हिजरी के सीक्वेंस है ना, हिजरी आफ्टर हिजरी के जो कैलेंडर है उसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, यानी 1 हिजरी में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ था, 3 में क्या हुआ था, इसको ना आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, कि कौन सा वजू का ऑर्डर कब आया, कौन सी हिजरी में आया, उसके बाद नमाजें कब फर्ज हुई, ज़कात कब फर्ज हुई, हज कब फर्ज हुआ। ठीक है, उसके बाद जो गजवात हैं वो कौन कौन सी हिजरी में हुए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर तरह के एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सर सैयद अहमद खान रिटायर हुए थे गवर्नमेंट जॉब से 1876 के अंदर, और ये 1876 जो है ये किसी की पैदाइश भी है, ये आपने खुद चेक करना है कि किसकी है। ओके, देन आ जाता है जी गवर्नमेंट कॉलेज, जीसी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी कब बना था। सो ये 2002 के अंदर, मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। देन आ जाता है 1000 रुपीज के नोट के बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर जो है वो कौन सी है। अच्छा, ये नोट के ऊपर पिक्चर जो है ना, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का एक एमसीक्यूज पक्का है। सो 10 रुपीज से लेकर आपने 5000 जो रुपीज है ना उस तक की जितनी भी बैकग्राउंड की इमेजेस हैं वो आपने तैयार कर लेनी है, तो आपका एक एमसीक्यूज तो कंफर्म है, क्योंकि ये लाजमी पूछते हैं एक एमसीक्यूज।
सो 1000 रुपीज के नोट के ऊपर इस्लामिया कॉलेज पेशावर है, 5000 की फैसल मॉस्क है, और 500 की आई गेस बादशाही मॉस्क है। इनके बीच में जो 1000 का है वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर। अच्छा, आ जाता है जी एनर्जी का स्टेट मिनिस्टर कौन था, तो ये खुर्रम दस्तगीर खान था है। ये मैं उस वक्त की बात करूं जब ये टेस्ट हुआ है। आप नेक्स्ट टाइम जब प्रिपेयर करेंगे, अगर आप लेट देख रहे हैं और चेंज हो चुके हैं, तो आपने उसके मुताबिक करना है। बट ये आपने याद रखना है, कैबिनेट में से सवाल लाजमी होते हैं। देन नेशनल असेंबली का स्पीकर, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर दफा आया करता है। सो इस दफा जो है वो राजा परवेज अशरफ है। AMPS स्टैंड्स फॉर, ये पूछा गया था कंप्यूटर में से कि AMPS क्या है, तो एडवांस मोबाइल फोन सर्विस। वहां पे एडवांस मोबाइल टेलीफोनी सर्विस इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ था। सो आई गेस वहां पे वो ऑप्शन नन ऑफ दीज का ज्यादा बेटर था, बट देख लीजिएगा आप इसको। देन XML है, X से मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। X से मतलब एक्सटेंसिबल, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। सो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। देन आ जाता है जी पाकिस्तान का बॉर्डर विद ईरान, उसकी लेंथ आपने बतानी है। सो ये 909 किलोमीटर है, वहां पे 900 आई गेस 10 दिया हुआ था। सो 909 और 910 एग्जैक्टली इतना ही हो सकता है। K2 का अदर नेम, इसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। देन अताबाद लेक, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इनका, ये पिछली दफा भी आया था, फिर 2-3 एग्जाम्स जो भी इनके हुए हैं उन सब में आया है। ये हुंजा वैली के अंदर है अताबाद लेक। सबसे बड़ा बिगेस्ट कंक्रीट पहला डैम जो बना था वो था जी थ्री गॉर्जेस डैम। ये सबसे पहला बिगेस्ट जो है कंक्रीट डैम जो था, थ्री गॉर्जेस डैम। अच्छा जी, जर्मन चांसलर जो है, इसके ऊपर बहुत दफा ये FPSC के अंदर भी सवाल आया हुआ है, FPSC के अंदर भी और PPSC के अंदर भी ये सवाल आया हुआ है। सो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि जर्मन चांसलर कौन है। सो अभी ओलेफ शोल्ज है। देन ज़र्बे अज़ब स्टार्टेड डेट 15 जून 2014 के अंदर हुआ था। अलामा इकबाल, अच्छा यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो कब बना था, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ही है और डिफेंस के क्वेश्चनों में ये लाजमी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, इकबाल ने एड्रेस जो इलाहाबाद के अंदर दिया था, फेमस एड्रेस, वो कब हुआ था? सो ये 1930 के अंदर हुआ था। अच्छा जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? अच्छा, ये फाउंडर जो था ना वो था ए ओ ह्यूम, HUME, ठीक है, AO ह्यूम था। लेकिन जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो इंडियन ही कोई था, बनेर जी इस तरह का कोई नाम है इसका, ये आप कंफर्म कर लीजिए। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक, बुक के ऊपर लाजमी कोई ना कोई सवाल आता है। सो ये के अजीज जो थे इन्होंने लिखी थी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक। अच्छा, सवाल आया था जी कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किए थे वो कितने थे? तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया था, वो भी किया था 10 हिजरी को, ठीक है, और हज फर्ज हुआ था 9 हिजरी को। 9 को फर्ज हुआ था जबकि मुसलमानों ने किया भी था, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 को किया था, और 10 को ही वो खुतबा हिज्जतुल विदा या लास्ट सरमन जिसको कहते हैं। ओके, देन आ गया था जी पार्लियामेंटेरियन के करेक्ट स्पेलिंग, वहां पे देखने थे। तो यहाँ पे उसने एक जगह ई दिया हुआ था, बाकी यहाँ पे PE था, किसी जगह पे यहाँ पे ए था, ठीक है। सो यहाँ पे ई जो था वो नहीं आता था, पार्लियामेंटेरियन ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है। देन आता है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? तो वहां पे 1948 तो फिक्स रखा हुआ था उन्होंने। अप्रैल की डेट जो है ना 5, 6, 7, 8 जो है ये चेंज थी, ठीक है। सो आपने एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है कि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी नेशनल एनिमल ऑफ पोलैंड, ठीक है। ये इसके ऊपर बहुत सवाल होते हैं, पाकिस्तान का पूछ लिया या बाकी भी। सो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो रेयरली भी आ सकते हैं। सो जितना आप इसको रिटेन कर सकते हैं, आप नॉलेज को आप याद रखें। सो ये दो जो है वो मैंने गूगल से चेक किए थे, ये दो मुझे मिले थे। अगर ऑप्शन में कोई और होता है था या अगर आपके जहन में तो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, सन का पूछा गया था कि फिशन रिएक्शन होता है या फ्यूजन रिएक्शन? सो वो इन माय ओपिनियन और गूगल के करेक्ट आंसर के मुताबिक दैट इज फ्यूजन रिएक्शन, बिकॉज सन के अंदर जो है वो
मोस्टली मेरे ख्याल से फ्यूजन रिएक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी जनरल जो है उसके ऑफिस की टर्म कितनी है, यानी जब वो इलेक्ट होता है या सेलेक्ट होता है तो वो कितने साल के लिए होता है, तो वो होता है 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसके ऑफिस की टर्म होती है 5 ईयर्स की। देन आता है जी चेयरमैन नैब, जो करंट इनकम्बेंट या इनकम्बेंट होता है करंटली, और करंट चेयरमैन नैब एक ही बात है। ठीक है, तो वो होता है आफ्ताब सुल्तान है। ठीक है, इसको पीएमएलएन ने भी अपॉइंट किया है। देन गवर्नर स्टेट बैंक आ जाता है जमील अहमद। जमील अहमद इज द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कशफुल महजूब, ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है। ठीक है, दाता गंज बख्श इन्होंने लिखी थी कशफुल महजूब, ये आपने सुना भी होगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वही रिपीटेड क्वेश्चंस, पास पेपर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बगदाद के अंदर ये जब हुए थे ना, वफात पाई थी, तो इनको बगदाद के अंदर दफन किया गया था। ठीक है, सो इनके ऊपर वो पोइट्री भी है कि बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा, सो ये उनके ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ओके, सूरह हज जो है इसके ऊपर सवाल आया था कि इसके 10 रुकू तो उसने बता दिए थे, पूछा था आयतें जो हैं वो कितनी है। सो ये आपने याद रखना है। अब जब भी ये सवाल आए सूरह हज से रिलेटेड तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 10 रुकू हैं इसके और 78 आयात हैं। ठीक है, ये अब आपने याद रखनी है। देन आया था जी क्वीन एलिजाबेथ की, एलिजाबेथ टू जो है उसकी डेथ की, जो रिसेंटली डेथ हुई थी उसकी डेट क्या है, तो वो आपने याद रखनी है। सब ने याद किया होगा पास पेपर, ये सबको मालूम था कि ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। जो भी फेमस पर्सनालिटी है, जो नॉन पर्सनालिटी है, वो उसकी डेथ या इन चीज़ों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में जो न्यूज़ में आई हुई हैं, सो उन चीज़ों के बारे में सवाल हो सकता है। ठीक है, 8 सितंबर आपने याद रखना है। ओके जी, देन आ जाता है जी मीरपुर इज द फेमस सिटी ऑफ विच प्रोविंस, या कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, देन था जी सिधानी हेडवर्क्स, सो ये आई गेस रावी के गिर्द है पंजाब के अंदर। देन था मोबाइल, ऑर्डिनरी मोबाइल, जो नॉर्मल मोबाइल फोन होता है वो कौन से सिग्नल्स जो हैं वो यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए, सो वो होते हैं रेडियो वेव्स को यूज करता है। कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स को मोबाइल फोन जो है वो सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो ये सवाल भी था, फर्स्ट मोबाइल फोन मेड इन, सो 1973 के अंदर सबसे पहला मोबाइल फोन जो है वो बना था। अच्छा जी, उसने कहा था जो डिजिटल फोन्स आए थे वो कौन सी जनरेशन से, इसको आपने कंफर्म कर लेना एक दफा फिर। बट आई गेस जो गूगल आंसर कर रहा है और वेबसाइट्स के ऊपर से जो है वो 2 जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। आई गेस थर्ड जनरेशन जो है वो टच मोबाइल फोन्स हैं, और आई थिंक सो फोर्थ जनरेशन जो है वो मेरे ख्याल स्मार्टफोन्स है इसके बारे में, बट आप इसको चेक कर लीजिए। देन था आर्टिकल 19, ये चूंकि आजकल काफी न्यूज के अंदर है आर्टिकल 19, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ना, इन वाले आर्टिकल्स को आप जरा देख लीजिएगा कि जो आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ मीडिया, ठीक है, मीडिया के आर्टिकल्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच के आर्टिकल्स जो है ना, या फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के आर्टिकल्स, इनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर काफी टर्मोइल है। सो इसके अंदर मेरा ख्याल है ये सवाल काफी पूछा जा सकता है। बट आर्टिकल 19 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, देन क्वेश्चन था जी सेकंड वुमेन टू क्लाइम K2, यहाँ पे सेकंड नहीं पूछा गया था, वहां पूछा गया था K2 की जो सर की है, जिसने क्लाइम किया है रिसेंटली। सो पहले एक कर चुकी थी, पहले जो थी वो आपने चेक कर लेना। सेकंड जो थी रिसेंटली वो नाइला कियानी। ठीक है, अगर रिसेंटली आए या सेकंड वुमेन टू क्लाइम K2 तो वो आपने लिखना है नाइला कियानी। ठीक है, पहली कोई साइमा बेग या इस तरह का नाम था। अच्छा जी, देन क्वेश्चन था जी टेनिस इन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट, यानी कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट के अंदर खेला जाता है टेनिस का, तो वो है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो क्ले की कोर्ट के अंदर खेला जाता है, यानी मिट्टी और गारे की बनी होती है क्ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये कौन सी सूरत के अंदर है, सो ये सूरह अल फतह के अंदर है। डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय टचिंग, ठीक है, टच से जो चीज फैलती है ना उसको हम कहते हैं कंटेजियस। कोई भी चीज कंटेजियस का ये मतलब है कि ये टच करने से फैल सकती है। ठीक है, टच करने से मतलब कांटेक्ट से।
देन आ जाता है जी फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, ये बहुत दफा आ चुका है, क्लोस्ट्रोफोबिया इसको कहते हैं, यानी जो लोग तंग जगहों से घबराते हैं ना, उनको फियर होता है, घबराहट होती है, तो उसको कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। उसके बाद है जी लैंग्वेज ऑफ अल्जेरिया। अच्छा, ये कंट्रीज ऐसे ही नहीं उठा के वो दे देते, देखिए इनकी रिसेंटली पीछे जो है वो ओआईसी की मीटिंग्स भी हुई हैं, ठीक है। सो एक साल डेढ़ के अंदर जो ओआईसी की मीटिंग थी वो नाइजर ने की थी, नाइजर। सो वहां पे ये कंट्रीज जो है ना वो प्रेजेंट थी, ठीक है। सो वहां पे ये लैंग्वेजेस का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कहीं से उसका लिंक बन रहा होता है करंट अफेयर्स के साथ ही, ठीक है, ऐसे ही नहीं वो पूछ लेते। वहां पे लिखा होता है ना जो 2 इयर्स, तो 2 इयर्स का आपने वो तैयार करने होते हैं जो रिसेंटली न्यूज में आ चुके हो 2 साल के। अच्छा जी, पूछा गया जी कौन से प्रॉफिट थे जो जिनकी रूह परवाज की थी वाइल स्टैंडिंग विद द स्टिक, यानी उन्होंने स्टिक के साथ सहारा लिया और फिर उसके बाद उनकी जो है वो रूह परवाज कर गई। तो वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो मस्जिद तामीर करवा रहे थे, जो मस्जिद थी वो तामीर करवा रहे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो उन्हें ये था कि अगर मैं अभी चला जाऊं इस दुनिया से तो हो सकता है जो जिन्नात हैं वो काम छोड़ दें। तो उन्होंने इसराइल को जो कहा था कि मेरी रूह उस वक्त परवाज करना जब मैं स्टिक के साथ जो है वो खड़ा होऊंगा, ताकि उनको लगे कि मैं नजर रखी हुई उन पे, और वो स्टिक पे रहे और वो काम करते रहे और मस्जिद कंप्लीट हो गई थी। तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी जहां पे सबसे पहले डाटा जाता है ना वो कौन सी है, इसको भी आपने कंफर्म कर लेना है, बट अप टू माय नॉलेज जो है वो कैश मेमोरी होती है, बिकॉज इस शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे पहले इसी के अंदर डाटा आता है, देन आई गेस फिर रैम के अंदर। बट ये आपने इसको कंफर्म कर लेना है, जो कंप्यूटर वाले हैं वो इसको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यही पूछ सकता है कि KSA स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। सो ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। मोहम्मद बिन सलमान ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनके, ठीक है। सो आई गेस ये अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहां के। एपिलॉग का एंटेनम उसने पूछा है, ठीक है, एपिलॉग का एंटेनम यानी इसका ऑपोजिट, सो वो था प्रोलॉग। देन आ जाता है जी सिंध सिटी फेमस फॉर वुड वर्क, कौन सी सिंध की सिटी है जहां पे वुड वर्क होता है फेमस है, तो वो हाला सिटी है, ठीक है, हाला या जो भी है। अच्छा जी, CIA का जो डायरेक्टर जनरल था उसका नाम क्या है, ठीक है। सो उनका नाम है विलियम जेम्स बर्न या विलियम जे बर्न्स उनका लिखा हुआ था। सो ये डायरेक्टर जनरल CIA। देन वहां पे क्वेश्चन था, ये एक ईडियम टाइप है ऑलिव ब्रांच, ठीक है। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है एन ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन, यानी दोबारा किसी चीज के बारे में रीथिंक करना। इसको आप देख लीजिएगा, द गवर्नमेंट इज होल्डिंग एन ऑलिव ब्रांच टू द डेमोन्स्ट्रेटर, तो इसको आपने देख लेना, बट इसका आंसर है ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन। टू वंस ईयर और ईडीएम का मतलब होता है कि जब कोई शख्स बहुत बिजी हो, आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क, यानी मैं बिल्कुल अपने कानों तक यानी काम में भरा हूं, यानी इतना काम हो गया कि जहां पे मेरा मुंह है वहां तक काम आ गया, यानी कानों तक मेरे फाइलिंग अप हुई हुई है काम की, ठीक है। सो जब कोई बहुत शख्स बहुत बिजी होता है काम के अंदर, सो वो कहता है आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क। देन क्वेश्चन था जी द ब्राइडल इज डैश देन ग्रूम, यंगर देन यानी छोटी है। सो यंगेस्ट था, यंगर था, ठीक है। सो यंगर देन होता है, ठीक है, यंगर और देन, यंगर के साथ देन लगता है, देन लिखा हुआ था वहां पे, यंगर आपने उसमें से ढूंढना था। वेलिएंट का एंटेनम कोवर्डली, कोवर्डली का मतलब होता है बुजदिली से, और वेलिएंट का मतलब होता है वेलिएंट का मतलब होता है जी कोई भी काम जो आप बहादुरी से करते हैं। अच्छा जी, मोर देन वन वेडिंग की ट्रेडिशन को कहते हैं, ये तो आपने सुना होगा, पोलीगेमी या पोलीगेमस कहते हैं जी, एक से ज्यादा जब कोई शादियां करता है, 2 3 4, तो उसको कहते हैं पोलीगेमी, ठीक है, उस ट्रेडिशन को पोलीगेमी कहते हैं। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान ये सबको मालूम है, जैस्मीन या गुले यास्मीन जिसको कहते हैं। उर्दू के अंदर आ जाए तो आपने गुले यास्मीन करना है, इंग्लिश में है तो जैस्मीन करना है। ओके, देन आ जाता है जी राइटिंग लैंग्वेज यूज फॉर ब्लाइंड्स, ठीक है। तो जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, यानी राइटिंग की लैंग्वेज जिस पे वो हाथ रख के तो पढ़ते हैं, यानी उनको महसूस होता है, उस लैंग्वेज का नाम होता है ब्रेली। और इसके ऊपर ये भी सवाल आ जाता है कि वर्ल्ड ब्रेली डे जो है वो क्या होता है। सो ये भी आपने चेक कर लेना है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेली डे जो है ब्लाइंड्स की राइटिंग का डे, सो ये भी आपने देख लेना है कि इसका आंसर क्या है। एस्कारपमेंट का क्या मतलब है, कोई भी क्लिफ या सीधी सी
यानी बिल्कुल सीधी चीज जो है, यानी वो ऐसी टेढ़ी ना हो, इंक्लाइन सी ना हो, क्लिफ हो, बिल्कुल सीधा स्टीप, ठीक है, हिल हो या कोई भी माउंटेन हो लेकिन वो उसका क्लिफ बना हुआ हो, सीधा बिल्कुल, उसको एस्कारपमेंट कहते हैं। देन HTTPS स्टैंड्स फॉर ए कंप्यूटर में से है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हु इज अ हैकर। ये क्वेश्चन था कि हैकर कौन होता है, वहां पे लिखा हुआ था हु इज एलर्जिक टू कंप्यूटर्स, तो ये, लेकिन उसमें से था कि हु इज इलीगली गेट्स इनटू द अदर्स पर्सनस कंप्यूटर, ठीक है। सो जो दूसरों के कंप्यूटर में इलीगली घुस जाते हैं उनको हम कहते हैं हैकर्स, ठीक है। अब वहां पे ये लिखा हुआ था कि लीगली, सो लीगली जो घुसता है ना उसको वो इजाजत लेके जाता है, सो उसको हैकर नहीं हम कह सकते, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जा तो वो मतलब किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी दूसरे वे के थ्रू जा रहा है, लेकिन अगर वो इजाजत लेके जाता है, लीगली जाता है, तो वो हैकिंग नहीं है, ठीक है। सो हैकिंग होती है जब आप इलीगली किसी के कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं। बैटल ऑफ धर्मट थी ये औरंगजेब वर्सेस जसवंत सिंह राठौड़ जो है, इन दोनों के दरमियान हुई थी, औरंगजेब और जसवंत सिंह राठौड़। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो कश्मीर का इशू 2019 में डिस्कस हुआ था, वो कौन सी कंट्री की रिक्वेस्ट पे था, तो वो चाइना ने रिक्वेस्ट की थी कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, और ये इनकी तादाद आई गेस 5 है, या कंट्रीज भी आपने याद रखनी है। अच्छा जी, जेवलिन थ्रो विनर जो पाकिस्तानी था उसका नाम था अरशद नदीम, ठीक है। अब ये भी आपने याद रखना है कि उसने थ्रो कितनी की थी, आई गेस 191 पॉइंट समथिंग थी, ये आप इसको चेक कर लीजिएगा उसकी थ्रो कितनी थी, ये भी सवाल आ सकता है। अगर उसका नाम आ सकता है तो उसकी अचीवमेंट भी आ सकती है, ये भी पूछा जा सकता है कि उसने कौन से ओलंपिक्स में ये लिया था मेडल, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। देन आ जाता है जी लैंड ऑफ राइजिंग सन, या इस तरह दूसरा था लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इन दोनों में से कोई था। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन आए तो जापान है, और लैंड ऑफ मिडनाइट सन आए तो वो नॉर्वे, ठीक है। देन आ जाता है जी कोबोल टेक्नोलॉजी, ये बिजनेस लैंग्वेज होती है, ठीक है, बिजनेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो इसका आपने ध्यान में रखना है कि व्हाट इज कोबोल, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। कोबोल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर बिजनेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन इंडस्ट्रीज। देन आ जाता है जी रेलवे का मिनिस्टर कौन थे, ख्वाजा साद रफीक। अच्छा, वेब ब्राउजर का सवाल आया हुआ था, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू लोकेट एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। सो वेब पेजेस पे जाना और इन चीजों के बारे में सर्चिंग करना यूजिंग इंटरनेट, सो ये था वेब ब्राउजर हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा जी, विच इज एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वहां पे क्या क्वेश्चन था और क्या उसके आंसर है, ये आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि ये क्या होता है और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं। डिजीज अकर ड्यू टू इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फेक्शन या उसकी वजह से, इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम और इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है कोलेरा, ठीक है। देन आ जाता है जी चेंज वॉइस, कि इसके आपने पैसिव वॉइस बनानी है, सॉरी इनडायरेक्ट बनानी है। सो चेंज वॉइस करनी है, हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। सो बाय हुम, एंड से आपने शुरू करना है, बाय हुम was English taught to you, ठीक है, by whom was English taught to you, ये इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, डैश ऑफ बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वाज रीस्केड्यूल्ड। अच्छा, वहां पे लिखा हुआ था डिस्पाइट ऑफ या बिकॉज ऑफ, तो डिस्पाइट ऑफ इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी रीस्केड्यूल हुई, और रीस्केड्यूल हुई किस वजह से, बैड वेदर की वजह से। सो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे बिकॉज ऑफ, समझ आइए कि आउटडोर पार्टी रीस्केड्यूल हुई, क्यों हुई, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, ठीक है। आपने इसको इस तरह लेके चलना है, जो अदर पार्ट होता है ना उसको समझना है और फिर उसका इस्तेमाल यहाँ पे लाना है कि उसका रीजनिंग यहाँ पे क्या है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड इन द सिटी ऑफ रावलपिंडी, सो ये रावलपिंडी की सिटी में इनको शहीद किया गया था लियाकत बाग के अंदर। व्हाट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, नन ऑफ द अबव इसका आंसर था, ना साउंड, क्यों कोई भी चीज जो है वो लाइट से ज्यादा तेज नहीं है। विच वाइटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, सो वाइटामिन सी के बारे में याद रखना कि ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहता, ये बॉडी में से निकल जाता है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहता। बाकी वाइटामिन के ऊपर 110% क्वेश्चंस लाजमी बनते हैं। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, सो ये आपने अक्सर सुना होगा, इतने डेसिबल की साउंड है,
सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिखा होता है कि आप इतनी डेसिबल की साउंड रखें तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो डेसिबल्स इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, ये कोई सवाल था, डज एएमपीएस सेपरेट ट्रांसमिशन, सो इसको देख लीजिएगा, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, कंप्यूटर का सवाल। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी, रेवोल्यूशन ऑफ कुरान कंप्लीटेड इन हाउ मेनी इयर्स, तो ये 23 साल, वहां पे 21 साल 20 19 24 साल लिखे होते हैं, 23 साल के अंदर कुरान पाक का नजूल जो है वो कंप्लीट हुआ था। अबुल हिक्म इज द, ये मेरा 50 दफा मैं इस एमसीक्यूज को देख चुका हूँ डिफरेंट पास पेपर्स के अंदर। सो अबू जहल जो था ना, अबू जहल जिसको जाहिलों का बाप कहते थे, उसका दूसरा टाइटल जो था अबुल हिक्म, ये अपने आप को कहलवाता था कि मैं बहुत ज्यादा कोई हिकमत वाला हूँ, लेकिन अबू जहल इसको टाइटल बाद में मिला था जब इस्लाम की इसने मुखालफत की थी होली प्रॉफिट की, ठीक है। सो अबू जहल का दूसरा टाइटल था अबुल हिक्म। अच्छा, 6वां मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, ये मैं बैक टू बैक 2-3 पास्ट पेपर्स के अंदर देख चुका हूँ, 2-3 जो अभी रिसेंटली पेपर हुए 2022 के अंदर, उनके अंदर ये आया है कि इस्लामिक कैलेंडर का कोई मंथ उन्होंने पूछा है, और आया भी दूसरी बार रजब में देख रहा हूँ। सो रजब आपने देख लेना है, रमजान को आपने रखना है 8वें नंबर पे, बाकी आप इधर और इस साइड वाले देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग के 3 मेन क्वेश्चंस आए थे, यानी टोटल 5 सब में थे, तो टोटल मार्क्स थे उसके 15। so, जिसने यहाँ पे करेक्ट कर लिए थे ना, या कर लेगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेपर के अंदर, तो वो अपना नाम मेरिट के अंदर लिख लेगा। और इसका ये होता है कि अगर आपने सवाल समझ लिया तो आपके 5 के 5 नंबर उस सवाल के जो है वो कंफर्म होते हैं, और अगर आपने सवाल नहीं समझा तो आपके 5 के 5 सवाल जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसको एंड में करें, लेकिन इसको समझ के करें। सबसे पहला सवाल था, अच्छा मैंने 2 कंपाइल की, तीसरा जो है वो बहुत लेंथी और वो मुझे खुद भी समझ नहीं आया, ठीक है। सो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर मैं कभी खुद समझूंगा पहले। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, 7 लोग थे, पर्सन्स लिव इन अ स्ट्रीट हैविंग हाउसेज इन अ लाइन। अब देखिए उसने कह दिया 7 लोग हैं जिनका घर जो है वो एक लाइन के अंदर है, तो आपने समझ लेना अपने माइंड के अंदर कि आपने हाउसेज की तरतीब इस तरह करके बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब उसने क्या है, कंसिडर करें फॉलोइंग, ए लिव्स इन कॉर्नर्स हाउस। देखो हमने क्या किया, 7 घर बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी समझे ये खाली है, इनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब हमने कंडीशनों को फुलफिल करना शुरू करना है तरतीब से। सबसे पहले इसने कहा ए लिव्स इन द कॉर्नर्स हाउस, तो हमने क्या किया, ए को कॉर्नर वाले घर में बिठा दिया। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप यहाँ पे कर दें, वहां से भी कर सकते हैं। देन उसने कहा जी सी लिव्स बिटवीन ई एंड जी। अब इनकी हमें पोजीशन नहीं पता, लेकिन ये हमें पता चल गया कि जो ई और जी है ना, ई और जी है, सी उनके बीच में आता है, ठीक है। ये एक तरतीब हमें पता चल गई। इसको मैं यहां पे दोबारा लिख लेता हूं कि ई सी और जी, ये 3 की हमें तरतीब पता चल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। उसने क्या है, डी और एफ है, उसके दरमियान एक घर है, ठीक है। अब उसने क्या है जी, लास्ट चीज हम देख लेते हैं, एफ इज द नेबर ऑफ जी। इसका मतलब है कि एफ जो है वो नेबर है, यानी एफ जो है वो जी के साथ आएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ, और इस कंडीशन के मुताबिक इस वाली उसने कहा देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, तो एफ और डी के दरमियान एक हाउस की जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डी। तो अभी देखें, वहां पे उसने बता भी दिया था ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये 7 घर की जगह होंगी। तो यहाँ पे जर है, फिर अब क्या आएगा, जो रह गया बी, ठीक है। अब इस तरतीब को आप यहाँ पे इंसर्ट कर लें, देखें ए, दूसरे पे आ गया ई, तीसरे पे आ गया सी, चौथे पे आ गया जी, 5वें पे आ गया एफ, अगले पे आ गया बी, और लास्ट पे आ गया डी, ठीक है। अब ये बड़े मजे का हमारे पास सीक्वेंस बन गया। अब इसको ना आपने रेटिफाई करना है, क्योंकि अगले 5 सवाल इसी की बेसिस के ऊपर होंगे, ठीक है। तो वो आपने कैसे चेक करना है, आप कंडीशनों को मिलाना शुरू करें। ए लिव्स इन द कॉर्नर्स हाउस, ठीक है, ये वाली बात दुरुस्त है। सी लिव्स बिटवीन ई एंड जी, सी लिव्स बिटवीन ई एंड जी, ठीक है, ये 4 क्लियर हो गए। देन लास्ट वाले को पहले देख लेते हैं, एफ इज द नेबर ऑफ जी, ठीक है, एफ और जी जो है एक दूसरे के नेबर है। देन देयर इज वन हाउस बिटवीन, देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ,
ठीक है। सो आपकी सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं। सो इस तरह का कोई भी एक लाइन का सीक्वेंस का सवाल है, चाहे 10 बंदे भी हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर आंसर छुपा होता है, ठीक है, आपके ऊपर वाली कंडीशन पर। अब आपने क्या करना है, इसको हल करना शुरू करना है इसी को देखते हुए। देयर आर डैश हाउसेस बिटवीन बी एंड ई। उसने क्या है, ई और बी के दरमियान कितने हाउसेस आते हैं, सी जी एफ, यानी कितने आते हैं, 3। ठीक है, सो आपने इसका आंसर करेक्ट कर लेना है 3। हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर पे कौन रह रहा है, तो देखो इस तरफ ए था तो दूसरे कॉर्नर पे क्या आएगा, डी। सो इसका आंसर हमने डी लगा देना। नेक्स्ट आ जाता है जी, हु लिव्स इन द मिडल, मिडल में कौन आ रहा है, सबसे जी है, देखो इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 3, दरमियान में कौन आ रहा है, जी। सो ये मिडल उसका बनता है। हु लिव्स इन द मिडल, इसका आंसर आपने लगाना है जी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी, हु लिव्स बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के दरमियान जो है वो आपने देखना है कि बी और जी के दरमियान। सो ये क्या है, एफ है। सो बी और जी के दरमियान क्या आ रहा है, एफ। सो इसका आपने करेक्ट कर लेना है एफ। और लास्ट आ जाते हैं जी, डैश इज द नेबर ऑफ ए। अब वहां पे ई नहीं दिया हुआ था, वैसे तो ई है नेबर ए का, ठीक है, ए ई इस तरह सीक्वेंस था और फिर सी था, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था डैश इज नेबर ऑफ ए और यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए थे। सो अब देखें ई तो नहीं है ऑप्शंस के अंदर, तो नेबर नियर मोस्ट सी बनता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लगा दें सी। अगर ये गलत कंसीडर होगा तो सबका ही होगा, अगर ये ठीक कंसीडर हुआ तो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये उसके एमसीक्यूज बनाने की एरर है। तो सबसे नेबर जो ए का पढ़ रहा है वो यही पढ़ रहा है, सो टेक्निकली इसी को करेक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी, 9 इंडिविजुअल्स, 9 बंदे हैं जी, अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शीजा और जिशान, ठीक है, आर टू सर्व ऑन 3 कमेटीज लेबल्ड ए बी एंड सी। उसने कहा 3 कमेटियां आपने बनानी है, ए बी और सी, और ये 9 बंदे होंगे जिन्होंने इन 3 कमेटियों के अंदर काम करना है। अब कंडीशनें उसने नीचे दे दी है, ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली 1 कमेटी। यानी उसने कहा है कि हर जो कैंडिडेट ना, अगर उसका नाम किसी एक कमेटी में आ गया ना तो वो दूसरी में फिर काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। यानी एक से ज्यादा में वैसे वो कर सकता है, लेकिन करना जब उसका उसने कंडीशन दे दिया कि वो इस कमेटी में काम करेगा तो तब उसका नाम दूसरी कमेटी में नहीं आ सकता, ठीक है। ये आपने इसको बड़ा टेक्निकली लेके चलना है। देन आ जाता है जी, एवरी कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मेंबर। सो कोई भी कमेटी ऐसी नहीं होगी जो बिल्कुल खाली हो, ठीक है, एक ना एक उसमें मेंबर लाजमी होना चाहिए। कमेटीज याद रखना ए बी सी ये 3 है। देन आ जाता है जी, कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई इतना काम नहीं आया था कि ए के अंदर जो है ना वो बी से शुड बी मोर देन 1, बी से ना एक लाजमी ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन इस वजह से आई है ताकि जो आपका टेबल बने उसको बाद में आप करेक्ट करके चेक करें कि वाकई क्या ये तीसरा पॉइंट जो है ये इस पे पूरा उतर रहा है कि नहीं, वरना नीचे सवालों में इस वाले पॉइंट का असर नहीं आया। अब उसने बता दिया कौन सा बंदा काम नहीं करेगा किस कमेटी में। उसने कहा मरियम, शीजा और जिशान, यानी ये तीनों ये कमेटी ए के अंदर काम नहीं कर सकते, यानी इस कमेटी के अंदर ये तीनों काम नहीं कर सकते। सो मैंने 3 टेबल बनाया, तीनों का क्रॉस लगा दिया। फिर उसने कहा अमंग अहमद, बिलाल और दानिश, इन तीनों का उसने कहा नन कैन सर्व ऑन कमेटी सी। सो ये इन तीनों कमेटियों के अंदर काम नहीं कर सकते, तो मैंने इन तीनों का क्रॉस लगा दिया सी कमेटी के अंदर। लास्ट में उसने कहा अमंग फैसल, हारून एंड लियाकत, यानी फैसल, हारून और लियाकत ये तीनों जो है ये बी कमेटी के अंदर जो है वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने देखना है टेबल हमारा बन गया। अब जहां पे क्रॉस लगा हुआ है ना उसके अलावा बाकी सारा आपने टिक कर देना। इसका मतलब ये होगा कि वो बाकी सब में काम कर सकते हैं। ये रूल है एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंदर, ये रूल है कि अगर एक चीज का क्रॉस हुआ है और बाकी का नहीं बताया गया तो अंडरस्टूड है कि वहां पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने टेबल उसकी बेस के ऊपर बना दिया। ए जो है वो अहमद जो है वो ए में भी काम कर सकता है, अहमद जो है वो बी में भी काम कर सकता है। अब आपने सवालों को आगे जरा गौर से देखना है। सबसे पहला आ जाता है जी, ऑफ द 9 मेंबर्स, यानी 9 मेंबर्स में से द मैक्सिमम नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन कमेटी सी। आपने देखना है कि जो आपने टेबल बनाया उसके मुताबिक कमेटी सी के अंदर 9 में से कितने लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो देखें ये कमेटी सी है,
इसके अंदर कितने मेंबर काम कर सकते हैं? फैसल भी कर सकता है, हारून भी, लियाकत, मरियम, शीजा, ज़ीशान। 1 2 3 4 5 6, सो 6 इसका करेक्ट आंसर था कि सी के अंदर मैक्सिमम जो है वो 6 लोग काम कर सकते हैं। समझ आइए। नेक्स्ट आ जाता है जी, इन केस अहमद इज ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। उसने क्या है, फर्ज करें कि कमेटी बी पूरी के अंदर और कोई भी नहीं है, सिर्फ अहमद ही है, यानी कमेटी बी वाले बाकी सबका क्रॉस, सिर्फ अहमद का आपने रखना है। अच्छा, आगे जो चल के सवालों में वो केसेस चेंज कर सकता है, जहां पे चेंज नहीं करेगा वो ऊपर वाली कंडीशनों के मुताबिक होगा। समझ आइए, यानी ऊपर वाली कंडीशनें उस वक्त तक करेक्ट रहेंगी जब तक वो खुद चेंज सवालों में करके नहीं देगा, और जिस सवाल में करेगा सिर्फ उसी के मुताबिक वो कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। उसने क्या, फर्ज करें अहमद जो है वो सिर्फ कमेटी बी में और कोई भी कमेटी बी में काम नहीं कर रहा, तो उसने कहा कि कौन सा ऐसा बंदा होगा जो कमेटी ए के अंदर ही काम कर सकता है, सी के अंदर नहीं कर सकता। बी में तो अब उसने कह दिया कि नहीं करेगा कोई भी। उसने कहा है और कौन से ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ ए में अब कर सकेंगे, सी में नहीं। तो वो देखें आप, सी के अंदर कौन सा नहीं कर सकता था? सी के अंदर अहमद, बिलाल और दानिश नहीं कर सकते। तो उसने कह दिया अहमद जो है वो साहब तो बी के अंदर बैठे होंगे और सारे बाकी जो है वो बी के अंदर और कोई नहीं होगा। तो आप देखें बिलाल और दानिश जो है वो इस सी में तो काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ ए में ही कर सकते हैं, बाकी सारे जो है वो ए में भी कर सकते हैं, सी में भी कर सकते हैं। समझ आइए। सो बिलाल और दानिश जो थे ना वो जो है वो सिर्फ ए में अब कर सकते हैं, क्योंकि बी में सिर्फ अहमद बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन केस ऑफ एनी ऑफ 9 मेंबर्स सर्व ऑन कमेटी सी व्हिच कुड नॉट सर्व इन कमेटी ए। उसने कहा है कि अगर 9 मेंबर में से कोई भी कमेटी सी के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो कमेटी ए में इनमें से कौन सा काम नहीं करेगा। तो आपने टेबल को कंसल्ट करना है। तो देखो शीजा जो है ना उस ऑप्शन में से वो कमेटी सी में तो कर सकती है लेकिन ए में नहीं कर सकती। बाकी सारे जो है ना हारून लियाकत ये सब कमेटी ए में काम कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर था शिजा जो है वो कमेटी ए में काम नहीं कर सकते, अहमद, बिलाल, लियाकत ये तीनों कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं, इन केस दानिश एंड ज़ीशान सर्व इन कमेटी बी हाउ मेनी ऑफ द इंडिविजुअल कैन सर्व ऑन कमेटी सी। उसने कहा जी दानिश और ज़ीशान ये कमेटी बी में काम करेंगे। अब बताएं कमेटी सी के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं। तो देखें दानिश और ज़ीशान दो बंदे उसने काम किए हैं, ये कमेटी बी में काम करेंगे। तो कमेटी सी में से एक बंदा तो निकल गया, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह काम कर सकते हैं। तो अभी रह गए 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। सो 5 लोग अब कमेटी के अंदर काम कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है 5। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो इन केस बिलाल, दानिश और मरियम ये मेंबर है जी कमेटी बी के, उसने इनको कमेटी बी में डाल दिया। तो अब बताएं टोटल मेंबरशिप ऑफ सी जो है वो कितनी है। बिलाल, दानिश और मरियम को उसने रखा है। सो हम टेबल में देखते हैं कि बिलाल, ये है बिलाल, ये है दानिश और ये है मरियम। ये कमेटी बी में काम करेंगे इस वाली कमेटी के अंदर, ठीक है। अब बताएं जी सी के अंदर कितने लोग काम करेंगे, क्योंकि मरियम ने यहाँ पे बी में काम कर लिया, सो इसका सी खत्म, तो ये भी 3 और 2 5। सो अब कमेटी सी के अंदर कितने मेंबर काम करेंगे, कमेटी सी के अंदर मेंबर काम करेंगे 5, ठीक है। सो अब आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से देख लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, समझ लेना है, अपनी मार्किंग चेक कर लें। अगर आपके 65 या 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेरिट के अंदर सिक्योर्ड हैं और आप अपने नेक्स्ट फेज की जो है वो तैयारी करें। और जो लोग इसको एज अ पास पेपर देख रहे हैं वो इन चीज़ों को देख कर ना इन डायमेंशंस के अंदर मजीद प्रैक्टिस करें, मजीद मेहनत करें। मुख्तलिफ जो मैंने आपको एमसीक्यूज दिखाए हैं सारे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, मैंने खुद दिए हुए हैं। सो इनके आंसर भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसको आपने अच्छी तरह मेहनत करनी है और इंशाल्लाह आपका मेरिट जो है वो 75 to 80 प्लस जा सकता है जो इसको पास पेपर के तौर पे देख रहे हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिसके अंदर हम इन एनालिटिकल क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे और पास पेपर्स वगैरह जो है ना उनको भी हम डिस्कस इंशाल्लाह किया करेंगे। थैंक यू सो मच।